नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। पेट का एग्ज़ाम अब 2 ही दिन बच रखा है और हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स थे जो राष्ट्रीय आंदोलन के बच रखे थे। 2 वीडियोस मैंने आपको पहले ही दे रखा है अपने चैनल पे और मैंने कोशिश की है कि परीक्षा के ओरिएंटेड ज़्यादातर चीज़ें आपको बताई जा सकें और आप उस वीडियो को देख करके आपका बेनिफिट हो सके। कुछ बातें जो बची थी वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप एग्ज़ाम के पहले इन वीडियोस को अगर देख के जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बहुत बेनिफिट होगा। और पेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उन सब के लिए ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप अपनी परीक्षा में लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि हमेशा कोचिंग की तरफ से प्रयास रहता है कि बच्चों के बेनिफिट के लिए जितना हम लोग कर सकें वो करते हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस भी कर रखा था पहले कि मैं आपको 3 वीडियोस दूंगा, तो आज ये 3rd वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि कल के एक वीडियो में संविधान के जितने भी पार्ट हो सके वो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। लास्ट आवर रिवीजन के लिए आप बुक्स पे मत जाया करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स को देखिए, या कोई बहुत ही आपको लगे कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैनल बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैं केवल पेट एग्ज़ाम को ही कवर कर रहा हूँ, मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा है यहाँ पे, तो इसलिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको निश्चित ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो कल मतलब लास्ट वाली क्लास में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लगभग 1919 तक की कहानी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। 1919 की कहानी का मतलब है कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था खिलाफत आंदोलन के बारे में, और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मॉन्टफोर्ट सुधार के बारे में, मतलब कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पिछले दोनों वीडियोस देखिए, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करिएगा। कुल मिलाकर के 4 घंटे का वीडियो होगा, जिसे आप स्पीड करके 2 घंटे में ख़त्म भी कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको उचित लगे, बट दोनों वीडियोस देखेंगे तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के डिस्कशन को शुरू करते हैं और उसके आगे पढ़ते हैं जो हम लोगों ने कल तक लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो चलिए क्लास लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने जैसे कहा कि आप लोग ज़रूर ध्यान दे लीजिए, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप पहले लेक्चर्स को देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। जैसा कि हम लोग ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे डेडिकेटेड रखे हुए हैं, मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो बातें हैं हम उन पे डिस्कशन आपसे कर रहे हैं, इसलिए आज की जो हमारी शुरुआत होगी वो लास्ट वाले लेक्चर के बाद से होगी। मैंने आपसे खिलाफत आंदोलन के बारे में डिस्कस कर दिया था। मैंने कहा था कि ओटोमन एम्पायर मतलब कि टर्की के खलीफा के साथ अंग्रेज़ों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे नाराज जो मुस्लिम होते हैं, चूँकि टर्की के जो खलीफा हुआ करते थे उनको पूरा विश्व का मुसलमान धार्मिक गुरु के रूप में स्वीकृति देता था। अब चूँकि उनके धर्म गुरु से डिसरिस्पेक्ट कर दी गई, मतलब उनकी बेइज्जती कर दी गई, तो पूरे के पूरे विश्व के मुसलमान खिलाफत आंदोलन में शामिल होंगे। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो अली ब्रदर्स ने की थी, और वो अली ब्रदर्स जिनका नाम शौकत अली और मोहम्मद अली था, ठीक है। तो आप इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे, हालांकि लास्ट वाले वीडियो को मैं समराइज़ कर रहा हूँ। उनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। तो शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दोनों भाई थे, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, अली ब्रदर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही अली ब्रदर्स ने शुरू किया था। जब ये खिलाफत आंदोलन भारत में आता है तो भारत में इसका जो नेतृत्व करते हैं वो गांधी करते हैं। तो भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, गांधी करते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया था, तो भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, गांधी ने किया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम लोग को यह भी पता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों चला था, उसका रीज़न भी आप जान लीजिएगा। ओटोमन एम्पायर भी दे सकता है, या तो टर्की के खलीफा के साथ बात भी, मतलब इसको भी रिलेट करके दे सकता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन को गांधी ने नेतृत्व इसलिए दिया है ताकि गांधी का मन है कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाया जा सके,
और हिंदू मुस्लिम को एक साथ कैसे लाया जा सकेगा, क्योंकि गांधी जो है वो 1920 में ही असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो उनके मन में ये फ्यूचर प्लानिंग होती है कि खिलाफत आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम एक साथ हो जाएंगे और असहयोग आंदोलन के माध्यम से कौन एक साथ हो जाएगा, हिंदू, मतलब कि हिंदू कम्युनिटी एक हो जाएगी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ हो जाएगी और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम मैक्सिमम नंबर में पार्टिसिपेट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, तो गांधी का एक विजन है। हालांकि गांधी की इस बात पे आलोचना भी होती है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व क्यों किया था। बाय द वे, जो भी हो, अभी आप डिटेल में ना चलने के लिए, डिटेल में बात हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे, अभी समय नहीं है, तो हम लोग इतना डिस्कशन करते हैं कि भारत में उसका नेतृत्व गांधी ने कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कहा जाए कि खिलाफत आंदोलन जो थे वो गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे, इसका सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आप जो धर्म है उसे पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, मतलब कि खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक मुद्दा है, उसे आप राजनीति से मत जोड़िए। अगर आपसे कभी पूछ ले कि जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया था, इसका विरोध किस व्यक्ति ने किया था, तो उसका विरोध करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ही थे। ठीक है, उनका कहना था कि आप जो है वो धर्म को पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़िए। ठीक है, हालांकि जोड़ ही दिया जाता है और फिर बाद में दोनों एक साथ हो जाते हैं, मतलब कि खिलाफत आंदोलन बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हो जाता है, मतलब मिल जाता है। तो आपसे यह भी पूछा गया है कि कौन सा आंदोलन था जो आगे चल करके असहयोग आंदोलन में मर्ज हो जाता है, या कौन से दो आंदोलन एक साथ मर्ज हो जाते हैं, वो खिलाफत था और 1920 का असहयोग आंदोलन था। आगे चलते हुए टर्की में क्या होगा कि टर्की में नया शासक जब बनेगा तो वो खलीफा के पद को ही समाप्त कर देता है। तो सारा का सारा आंदोलन किसके लिए हो रहा था, खलीफा की बेइज्जती के लिए। और जब खलीफा का पद ही समाप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन डिक्लाइन करता चला जाएगा और खिलाफत आंदोलन का रिलीवेंस खत्म हो जाएगा, मतलब वो उस खिलाफत आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन का विरोध करने के लिए, ठीक है, गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन देने के लिए गांधी ने हाँ किया था, गांधी ने नेतृत्व भी स्वीकार किया था। ठीक है, और बाकी डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अभी शॉर्ट में ही चीज़ें हम लोग को कवर करनी है। तो इस तरीके से खिलाफत आंदोलन के बाद हमारे पास दूसरा जो डिस्कशन होता है वो होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, आप चाहें तो नोट्स बनाते भी चलें और या तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो बेसिकली सितंबर 1920 में स्टार्ट होता है। ठीक है, सितंबर 1920 में स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी नाराज हैं और गांधी ने जो रॉलेक्ट एक्ट आया था, रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में रॉलेक्ट सत्याग्रह भी किया था। और मेन पर्पस जो है वो गांधी का नाराज़गी है किससे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और इससे नाराज होकर के वो असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में चालू करते हैं। जब वो असहयोग आंदोलन चालू करते हैं तो असहयोग आंदोलन चालू करने के पहले गांधी अपनी उपाधि त्यागते हैं। तो प्रश्न ध्यान रखिएगा कि कौन सा आंदोलन जो है उपाधियां त्याग करके गांधी ने स्टार्ट किया था। तो गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि, जो कि 1915 में बोर वार की मदद के लिए चेम्सफोर्ड द्वारा दिया गया था गांधी को, 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि गांधी को मिली थी। और इस कैसरी हिंद की उपाधि को गांधी वापस कर देते हैं किसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और एक आंदोलन चालू करते हैं जो कि पैन इंडिया मूवमेंट है। पैन इंडिया मूवमेंट का मतलब एक ऐसा आंदोलन जो कि पूरे भारत में चलता है, जिसमें हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व रहता है और मुस्लिमों का भी प्रतिनिधित्व रहता है। हालांकि कारण अलग अलग हैं दोनों के, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एनसीएम में सर्वाधिक लोग शामिल हुए थे। ये जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है ना, इसका प्रस्ताव जब पहली बार पारित किया गया, गांधी ने कहा कि असहयोग आंदोलन चलाया जाना चाहिए, तो गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं थे बल्कि CR दास थे, चित्तरंजन दास जी थे। CR दास ने गांधी के इस आंदोलन को शुरू करने का विरोध किया था। ठीक है, लेकिन जब यही अधिवेशन आगे चल के दोबारा बैठता है और दोबारा अधिवेशन में, मतलब विशेष उसमें नागपुर के अधिवेशन में, आप ध्यान रखिएगा इस अधिवेशन को, नागपुर के अधिवेशन में यही CR दास
स्वीकृति भी जता देते हैं और एनसीएम जो है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, वो पारित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि किस अधिवेशन द्वारा पारित हुआ था, तो नागपुर अधिवेशन 1920 के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन में गांधी ने कहा था 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज। तो गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए नारा दिया था कि 1 वर्ष में स्वराज मिलेगा, 1 वर्ष के अंदर स्वराज मिलेगा। तो बहुत से लोगों ने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दी और यह एक ऐसा आंदोलन है जो कि पैन इंडिया मूवमेंट है। इसका मतलब पूरे भारत में चलता है, अलग अलग जगहों पर हर वर्ग शामिल होता है, ठीक है, हिंदू भी और मुस्लिम भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आंदोलन चलता है, कहा जाए तो यह आंदोलन एक तरीके से जनता के मन से भय को ख़त्म करता है। जनता के मन से जो भय था, अभी तक मन में भय ये था कि हम अंग्रेजों से लड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन अब पहली बार गांधी जब से आए हैं, 1915 से आए हैं गांधी, लेकिन पहली बार पूरे भारत पर जो आंदोलन किए हैं वो आंदोलन एनसीएम ही रहा है। तो पहली बार पूरे संपूर्ण क्षेत्र पर आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का सबसे बड़ा फर्क हुआ कि जो लोग थे उनके अंदर से यह भय मिटा कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ सकते हैं। ये जो उनके मन में था ये समाप्त हुआ। 2 वर्ष बाद, मतलब 1920 से 1922, जैसे ही 1922 आता है तो गांधी के विचार में एनसीएम का द्वितीय चरण चलाने का योजना रहती है। गांधी कहते हैं कि हम 12 मार्च से दूसरा चरण स्टार्ट करेंगे, सेकेंड फेज चालू करेंगे। किसका? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, मतलब असहयोग आंदोलन का द्वितीय चरण। आपके मन में होगा सर ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण में अंतर क्या है? तो देखिए, प्रथम चरण में गांधी ने बहिष्कार की बात की थी। गांधी ने कहा था कि आप सहयोग मत करिए, यही असहयोग है। आप उनके कोर्ट में मत जाइए, आप उनके स्कूल में मत जाइए, ठीक है। आप किसी भी तरीके से उनकी मदद मत करिए। बिना भारतीयों की मदद के वो लोग शासन नहीं चला पाएंगे, ऐसा गांधी का कहना था। गांधी ने कहा था कि इलेक्शन मत लड़िए, इलेक्शन का भी बहिष्कार करिए, ठीक है। तो पहले फेज में बहिष्कार की बात कर रहे थे, लेकिन गांधी ने दूसरा फेज 12 मार्च से चलाने के लिए कहा था, जिसमें गांधी ने कहा था कि इस बार हम उन्हें कर देना भी बंद कर देंगे। तो कर देना भी बंद कर देंगे, असहयोग भी रहेगा और कर भी नहीं देंगे, तो उन पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं हमारी बात मानेंगे, ऐसा गांधी को लग रहा था। लेकिन बच्चे, 12 मार्च के पहले ही 4 फरवरी की रात 12 बजे, जिसे आप 5 फरवरी कहते हैं, 5 फरवरी को चौरी चौरा नामक जगह पर भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य थोड़ी सी झड़प हो जाती है, जिसमें 2 भारतीय मारे जाते हैं। भारतीय नाराज हो जाते हैं और भारतीय पुलिस कर्मियों को दौड़ा लेते हैं। पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए अपने पुलिस स्टेशन में जाकर के बंद हो जाते हैं और जो गुस्साई भीड़ थी वो जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर देती है और उसमें 22 पुलिसकर्मी की डेथ हो जाती है। इसी पूरी मृत्यु और आग वाले कांड को ही हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। अब इतनी बड़ी हिंसा हो चुकी थी तो गांधी को ये पता था कि अगर हिंसा के बाद भी आंदोलन चलाएंगे तो हिंसा का बदला भी अंग्रेजों द्वारा लिया जाएगा और निश्चित तौर पर अंग्रेज जो है वो हैवी हैंडेड रिप्रेशन करेंगे। हैवी हैंडेड रिप्रेशन का मतलब है कि वो भी अपनी पावर का प्रयोग करेंगे और गांधी को ये पता था कि जैसे ही अंग्रेज अपनी पावर का प्रयोग करेंगे हम लोग का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए गांधी ने 11 फरवरी को आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी, ठीक है। तो 4 फरवरी को जो ये कांड हुआ था जिसमें 22-23 पुलिसकर्मी मर गए थे, जिसे आप चौरी चौरा कांड कहते हैं, इसी कांड की वजह से गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। और इस आंदोलन वापस लेने की वजह से बहुत से लोग ऐसे थे जो गांधी से नाराज हो गए
और यहाँ तक कि आंदोलन को वापस लेने को लोगों ने राष्ट्रीय आपदा भी घोषित कर दिया। लोगों ने कहा कि ये बहुत ही बड़ी गलती हुई है, ये एक तरीके से पूरे देश के लिए कैलामिटी है, ये पूरे देश के लिए राष्ट्रीय आपदा का काम करेगी। यहाँ तक कि बच्चे इसी में से कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं गांधी से, और गांधी से नाराज़ होकर के एक अलग पार्टी ही ओपन कर देते हैं जिसे आप स्वराज पार्टी कहते हैं। स्वराज पार्टी की कहानी कुछ ऐसे है कि गांधी के आंदोलन वापस लेने की वजह से गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, 1922 में ही गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है, और गांधी को गिरफ्तार करके उनकी फेवरेट जेल ना कहाँ पे, पुणे में, यरवदा जेल पुणे, जो आगा खान का महल भी था, आगा खान का पैलेस भी था, उन्हें गिरफ्तार करके पुणे भेज दिया जाता है। और जब गांधी गिरफ्तार होते हैं तो गांधी के समर्थकों में फूट पड़ जाती है। फूट कुछ ऐसे पड़ती है कि कुछ लोग जो गांधीवादी विचारधारा के थे वो गांधी की ही बात मानना चाहते थे, तो उन्हें नो चेंजर कहा गया, या गांधी समर्थक आप कह सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं कांग्रेस के जो गांधी के ही नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। गांधी ने कहा था बहिष्कार करना है तो ये बहिष्कार करते रहेंगे। गांधी ने कहा था कि जब आंदोलन खत्म हो जाए तो रचनात्मक कार्य करने लगा करिए, मतलब लोगों की मदद करिए, हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करिए। तो ये जो गांधी के समर्थक हैं, जो जिन्हें आप नो चेंजर कह रहे हैं, ये गांधी के पग चिन्हों पर चलेंगे। लेकिन कुछ एक व्यक्ति हैं जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो गांधी के विचारों से अब सहमत नहीं है पूरी तरह से, और इनका मानना है कि अंग्रेजों का विरोध इलेक्शन लड़के किया जा सकता है। गांधी तो इलेक्शन लड़ने के लिए मना किए थे, बहिष्कार करने को बोले थे, लेकिन CR दास और मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़के असेंबली में जाएंगे, और असेंबली में जा कर के हम उनके नियम बनाने में दिक्कत करेंगे, भारत विरोधी कानूनों पर उसका बहिष्कार करेंगे, वहाँ पर बात अपनी रखेंगे। तो एक तरीके से ये लोग इलेक्शन लड़ करके विधानसभा में जाकर के, असेंबली में जाकर के आज़ादी पाने का प्रयास करना चाहते थे। तो इन व्यक्तियों को, जो गांधी के विचारधारा से संबंधित नहीं हैं, इन्हें हम लोग प्रो चेंजर्स कह रहे हैं। प्रो चेंजर्स मतलब जो चेंज को स्वीकार कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को ना स्वराजिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वराज नाम की अलग पार्टी बना दी थी 1923 में, इसीलिए इन्हें स्वराजिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्वराजिस्ट का मतलब जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया था, और गांधी से नाराज होकर के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया जाता है। कौन करते हैं? CR दास करते हैं। CR दास के सहयोगी कौन रहते हैं? मोतीलाल नेहरू रहते हैं। पार्टी का उद्देश्य केवल एक है कि काउंसिल में प्रवेश करना है, और काउंसिल में प्रवेश करके क्या करना है कि अंग्रेजों को काम नहीं करने देना है, अंग्रेजों का विरोध करना है। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य था। और ये लोग ना स्वराज पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ते भी हैं, और इलेक्शन लड़ करके अच्छी खासे सीटें भी ले आते हैं। इतनी सीटें ले आते हैं कि 1925 में जो काउंसिल होती है, उसमें जो मध्य प्रांत की काउंसिल थी, उसके जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वो बने हुए थे, जिन्हें आप विट्ठल भाई पटेल कहते हैं। तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल पहले ऐसे भारतीय हैं। कौन है? विट्ठल भाई पटेल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, लेकिन इसी समय एक समस्या होती है कि 1925 में ही CR दास की डेथ हो जाती है, और जैसे ही नेता पार्टी का गायब होगा तो पार्टी कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि CR दास ने कौन सी पार्टी बनाई थी, तो स्वराज पार्टी बनाई थी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहते हैं। कब बनाई थी? 1923 में बनाई थी। किसने बनाई थी? ध्यान रखिएगा, CR दास ने बनाई थी। ये CR दास कौन है? इनके बारे में 2 फैक्ट याद रखिएगा। पहली बात तो इन्हें देशबंधु के नाम से जानते हैं।
देशबंधु। एक प्रश्न ना दीन बंधु का पूछता है, जिसे गांधी ने कहा था चार्ल्स एंड्रूज को दीन बंधु कहते थे, देशबंधु सी आर दास को। और ये सी आर दास वही व्यक्ति हैं जो बच्चे, अगर आप देखिए तो अरविंदो घोष, जो अलीपुर कांड में अरविंदो घोष रहते हैं, जब वो गिरफ्तार होते हैं तो अरविंदो घोष के वकील जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, वो सी आर दास ही रहते हैं। और वह अरविंदो घोष को बरी करवाते हैं। अरविंदो घोष पुनः पौंडीचेरी जाकर के संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई समस्या होनी चाहिए। तो जैसे ही आपने इतनी बातें 1923 तक देख ली, तो अब आगे एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आपसे पूछ लेता है साइमन कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन जो कि 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए बनाया जाता है। एक्चुअली पूरी कहानी ऐसे सुनिए, 1919 में एक अधिनियम आता है, जिस अधिनियम का नाम आप जानते हैं, मॉन्टफोर्ड अधिनियम, मतलब कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से कहा जाता है कि यह भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। अंग्रेजों ने कहा था कि 1919 के अधिनियम को 10 वर्ष तक चलने दीजिए और 10 वर्ष बाद हम इसकी जांच करवाएंगे। तो सही तो इसकी जांच 1929 में आनी चाहिए थी, क्योंकि 10 वर्ष 1919 के बाद 1929 में होता है। लेकिन अंग्रेजों ने इसके 2 वर्ष पहले ही, मतलब कि 1927 में ही 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन बना दिया। तो साइमन कमीशन कब बनाया गया, 1927 में। कितने वर्ष पहले बनाया गया, तो 2 वर्ष पहले। बनना 10 वर्ष पहले था, बाद था, और इन्होंने 8 वर्ष बाद ही बना दिया। जैसे ही हमें इस बात की खबर हुई कि अंग्रेजों ने साइमन कमीशन 2 वर्ष पहले बना दिया है, और उसमें दूसरी बात यह है कि वह 7 सदस्यों की है, और 7 सदस्य में से 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज हैं। 7 सदस्य कैसे हैं, अंग्रेज हैं। तो इसीलिए इसको ना श्वेत आयोग भी कहते हैं। श्वेत आयोग का मतलब है व्हाइट कमीशन। आपसे यह भी पूछ सकता है कि किस कमीशन को व्हाइट कमीशन कहते थे, तो साइमन कमीशन को ही कहते थे। जैसे ही भारत में कांग्रेस को यह पता लगता है कि 7 सदस्य हैं और 7 के 7 कैसे हैं, अंग्रेज हैं, तो उस समय 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हो रहा था। मद्रास में अधिवेशन हो रहा था, और इस मद्रास के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली अंसारी थे, मतलब कि M.A. अंसारी थे। तो M.A. अंसारी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया जाता है मद्रास अधिवेशन में कि हम लोग साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि क्यों बहिष्कार करेंगे, तो हमारे पास 2 कारण हैं। कारण नंबर 1 कि 2 वर्ष पहले क्यों बनाए हो। दूसरा कारण महत्वपूर्ण यह है कि भारत के संविधान बनाने की बात कर रहे हैं आप, तो आपके सारे के सारे सदस्य अंग्रेज क्यों हैं, इसे आप श्वेत कमीशन क्यों बनाए हैं। तो मेन इन्हीं 2 मुद्दों के कारण मद्रास अधिवेशन में इस बात का निर्णय लिया जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। ये जो साइमन कमीशन है, इसके अध्यक्ष जो हैं वो जॉन साइमन है, इसीलिए इसे साइमन कमीशन भी कहा जाता है। तो भारत में, पूरे भारत में कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, और उसको विरोध करने के लिए साइमन गो बैक का नारा लगता है कि साइमन वापस चले जाओ। ठीक है, साइमन कमीशन जो कि 1927 में बना है अंग्रेजों के यहाँ, यह 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा है। ठीक है, 1928 में जब 3 फरवरी को भारत पहुंचा है, तो इसका विरोध साइमन गो बैक के नारे से किया गया है। इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी घटना है जो पेपर में पूछी जाती है, वो ये है कि साइमन कमीशन जब पंजाब पहुंचता है, तो पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए पंजाब के शेर के नाम से जाने जाने वाले लाला
लाजपत राय। ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन इन पर लाठीचार्ज करवा दी जाती है। ठीक है, तो लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में जो जुलूस निकाला था उस पर लाठीचार्ज हो जाती है और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि आगे चल के लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा क्रांतिकारी लाठीचार्ज की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय थे। इन्हें पंजाब का शेर अथवा पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो अगर आपसे साइमन कमीशन के बारे में पूछे तो लाला लाजपत राय की बात ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय ने डेथ के पहले एक वाक्य भी बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियाँ अंग्रेज की कब्र की कील साबित होंगी, मतलब अंग्रेजी सरकार की कब्र की कील साबित होंगी। तो ये लाइन किसने कहा था? लाजपत राय साहब ने कहा हुआ था। मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। किसी को कोई डाउट हो आप ज़रूर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दे दिए जाएंगे। साइमन कमीशन कब आता है आप सबको पता है, यह 1928 में भारत आता है, बनता था 1927 में। सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, 7 सदस्यों की समिति थी, जॉन साइमन अध्यक्ष थे। तो जब भारत में साइमन कमीशन का विरोध होता है ना, जब भारत में साइमन कमीशन का विरोध होता है, अब जरा सा सोचिए, साइमन कमीशन भेजा किसने था? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन का जब विरोध होता है तो अंग्रेज निश्चित तौर पर नाराज होंगे। और अंग्रेज नाराज थे, जिनका एक व्यक्ति जो कि भारत का सचिव है उस समय का, जिसका नाम है बिरकेनहेड, लॉर्ड बिरकेनहेड। तो लॉर्ड बिरकेनहेड नाराज हो जाते हैं और भारतीयों से कहते हैं कि आप ही कोई ऐसा संविधान बना के दे दो, अगर बना पाओ तो। हम बना रहे हैं तो आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप ही कोई संविधान बना के दिखाओ तो हम जाने कि तुम योग्य हो। मतलब कि उन्होंने एक चुनौती दे दी। लॉर्ड बिरकेनहेड ने जब चुनौती दी तो इस चुनौती को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने 8 सदस्यों की समिति के साथ, 8 में एक वो भी मेंबर हैं, मतलब उनको छोड़ करके 7 मेंबर थे, 8 सदस्यों की कमेटी से मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ही एक रिपोर्ट सौंप दी, मतलब कि संविधान बना करके दे दिया, कैसे होना चाहिए संविधान। इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। कौन बनाया था? मोतीलाल नेहरू बनाया था। मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, सॉरी। किसकी चुनौती पर यह बनाया गया था? लॉर्ड बिरकेनहेड की चुनौती पर बनाया गया था। कब बना था? 1928 में बना था। और कौन सी रिपोर्ट थी वो? नेहरू रिपोर्ट थी। तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जो दी थी 1928 में, उसमें कुछ बातें मोतीलाल नेहरू ने कही थी जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। इन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकार होना चाहिए इसमें, मतलब संविधान में क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने 19 मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी? तो 19 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें सामूहिक मतदान की बात की गई थी, मतलब कि सांप्रदायिक आधार पर सीटें नहीं बटेंगी, सामूहिक मतदान होगा। ठीक है, और एक इसमें और बात थी जो कि अर्ध स्वराज की मांग की गई थी। अब ये 3 मुख्य बातें और भी थी, लेकिन हम आपको इन्हीं तीनों से कुछ बातें और समझाते हैं। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग किस रिपोर्ट में हुई? नेहरू रिपोर्ट में। कैसा मतदान था? सामूहिक। जैसे ही सामूहिक मतदान की बात आई, जिन्ना नाराज हो गए, मतलब मुस्लिम लीग नाराज हो गई। और जिन्ना नाराज होकर के अपने खुद के 14th पॉइंट दे दिए, अपने खुद के 14 पॉइंट दे देते हैं। 14 पॉइंट एजेंडा बोलते हैं उसको, मतलब कि 14 सूत्रीय मांग, 14 पॉइंट एजेंडा, या इसे आप बोल सकते हैं 14 सूत्रीय मांग। ध्यान रखिए, 14 सूत्रीय मांग किसके विरोध में आई है? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आई है, स्पेशली सामूहिक मतदान के विरोध में आई है। और एक बात देखिए, अर्ध स्वराज से कौन नाराज होगा? अर्ध स्वराज से
जवाहरलाल नेहरू नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात करते थे, सुभाष चंद्र बोस भी पूर्ण स्वराज की बात करते थे। तो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट से कांग्रेस के भी कुछ मेंबर्स सहमत नहीं हुए और जिन्ना मुस्लिम लीग तो सहमत नहीं ही हुई, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा नेहरू रिपोर्ट कब आया था और जिन्ना की 14 सूत्री मांग कब आई थी, दोनों 1928 में आई थी। याद करिए, थोड़ा सा क्रम बनाइए। 1927 में साइमन कमीशन, विरोध में नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग, ठीक है। तो अब तीन बातें यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी हैं। एक तो 1928 में दो बातें हो चुकी हैं, 1928 में एक तो नेहरू रिपोर्ट हो चुकी है, एक 1928 में ही जिन्ना की 14 सूत्री मांग हो चुकी है, और एक बच्चों 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। तो साइमन कमीशन जो 27 में बना, 28 में भारत आया, उसने पूरे भारत की जांच करके अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंपी थी। तो एक्चुअली तीन बातें थी जो अंग्रेजों को चर्चा करनी थी। एक तो मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट, एक जिन्ना की 14 सूत्री मांग, और एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो अंग्रेजों ने इन्हीं तीन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन करवाए थे कि आइए हम आपसे बात करके आपके लिए संविधान बनाएंगे। तो गोलमेज सम्मेलन किन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बना था? तो एक नेहरू रिपोर्ट है, एक जिन्ना की 14 सूत्री मांग है, और एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट है जो 1930 में आती है। मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन तीन हुए थे, 1931 और 1932, ठीक है। अभी कुछ बातें इनसे और आपको बताई जाएंगी ज़रूरी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 30, 31, 32 में जो है वो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और आपको साइमन कमीशन से लेकर के नेहरू रिपोर्ट तक की सारी बातें याद रहनी चाहिए। अगर आप इन्हें नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं कुछ और आपकी मदद कर सकूं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भाई फिर क्या किया जा सकता है। 2 मिनट के लिए रुकिए और 1929 की थोड़ी सी बात देख लीजिए। 1928 तक आपने सीख ही लिया था। 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का ना, जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, वो इसमें तीन बड़ी बड़ी बातें होती हैं। पहली बात कि पूर्ण स्वराज पहली बार मांगा जाता है लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। दूसरी बात, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की प्रस्ताव पारित होता है कि आज के बाद हर 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। ध्यान रखिएगा, ये गणतंत्र दिवस तो आज़ादी के बाद बनता है, लेकिन आज़ादी के पहले 1929 से, मतलब कि अब 1929 का दिसंबर में अधिवेशन हो रहा है, तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब बनेगा, 1930 में बनेगा। तो इसीलिए 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तीसरी बड़ी घटना हुई थी इसमें, गांधी को अनुमति मिल गई थी कि गांधी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला सकते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब मन करे तब चला सकते हैं। तो 1929 में गांधी को अनुमति मिलती है कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन चला सकते हैं, तो उसी के बाद वो चालू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको याद होना चाहिए कि 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होगा, ठीक है। मुझे लगता है इतनी बातें आपको कनेक्ट हो पा रही होंगी। तो अब हम लोग बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। देखो बच्चों, परीक्षा दूसरे ही दिन है। अब मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में बात भी करूँ तो उसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। आप कोशिश करें कि वीडियो को देखें, नोट्स में लिख लें, ठीक है। और इसे अगर आप देख भी लेते हैं तो मुझे लगता है आप अगर पहले से थोड़ा बहुत पढ़ें
तो रिवीजन में आपको बहुत मदद मिल जाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते हैं, तो गांधी ने उस समय के वायसराय इरविन को, लॉर्ड इरविन को गांधी ने 11 मांगे दी। गांधी ने एक लेटर में लिख करके 11 मांगे इरविन को दी। ठीक है। और कहा कि आप इसे 11 मार्च तक मान लीजिए हमारी मांगे। अगर आप हमारी मांगे 11 मार्च तक नहीं मानेंगे तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला देंगे। अब वो 11 मांगे क्या थी, इस पे बात करने लायक अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा था राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से 11 मांगे गांधी ने की हुई थी। ठीक है। उसमें आज़ाद और भगत सिंह की फांसी को भी माफ़ करने का एक मांग था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। कभी डिटेल में इन सब बातों पे चर्चा होगी। लेकिन गांधी ने 11 मांगों का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन लॉर्ड इरविन मतलब ब्रिटेन की सरकार ने नहीं माना। तो इसीलिए गांधी ने 12 मार्च को अपने साबरमती के आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा चालू कर दी। दांडी कहाँ है? गुजरात में है। तो दांडी तक, साबरमती से दांडी तक उन्होंने यात्रा चालू कर दी। और यह यात्रा जो है पूरे 24 दिन लेकर जाती है। तो 24 दिन की यह लंबी यात्रा जो थी वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में ख़त्म होती है। और 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है। मुझे लगता है इतनी बातें आपको ध्यान रहेंगी। गांधी ने कहा कि जो समुद्र का जल है उसे तो सामान्यतः आदमी को प्रयोग कर लेना चाहिए। मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है, तो इस भारत के जो तटीय राज्य हैं वो तो समुद्र के जल से नमक आसानी से बना सकते हैं। तो नमक पर कर नहीं होना चाहिए। नमक को मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि नमक सबके लिए ज़रूरी था, तो लोग ज़्यादा स्तर पर इसमें भाग लेंगे, इसलिए गांधी ने नमक कानून को तोड़ करके यह आंदोलन चालू किया है। और गांधी ने आह्वान भी किया कि जितने भी तटीय राज्य हैं वो भी दांडी मार्च निकालें, मतलब नमक कानून का उल्लंघन करें। जो तटीय लोग नहीं हैं, जिनके आसपास समुद्र नहीं है, वो लोग चाहें तो कर न दे करके भी इसका समर्थन कर सकते हैं। तो जैसे कि बिहार में चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया, यूपी में कृषि कर देना बंद कर दिया गया। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है के केलप्पन, के फॉर केरला याद रखिएगा। तो के केलप्पन साहब जो हैं, इन्होंने केरला के तट पर दांडी मार्च निकाल करके नमक कानून का उल्लंघन किया। तो आपसे पूछ लेगा किसका नेतृत्व केरला में किसने किया था? ठीक है। तो नमक कानून तोड़ करके केरला में के केलप्पन साहब ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सी राज गोपालाचारी। इन्होंने तमिलनाडु तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, अफगानिस्तान जो आज का है, जिसे आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था जिस संगठन का नाम है लाल कुर्ती। इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। लाल कुर्ती को ही हम लोग खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार। तो कोई भी नाम पूछ ले, उत्तर होगा खुदाई खिदमतगार, उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती संगठन किससे संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सी संगठन, तो वहाँ लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार दिया रहेगा। आप ज़रूर देख लीजिएगा और निश्चित तौर पर इस बात को समझ जाएंगे कि कौन सा वाला आंसर लगाना है। तो
तो इस तरीके से ये जो रेड शर्ट मतलब लाल कुर्ती नाम का संगठन था, ये किसने? अब्दुल गफ्फार खान। मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, अब्दुल गफ्फार खान, पूरा नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, एक यहीं पर बात आती है, आप ध्यान रखिएगा। सरोजनी नायडू जो है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करने के लिए धरसना नामक एक जगह है, धरसना में नमक गोदाम था, वहाँ पर धावा बोल दिया। तो अगर देखा जाए धरसना सत्याग्रह, तो सरोजनी नायडू याद रखिएगा, और सरोजनी नायडू ने धरसना सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक है, ये जो धरसना सत्याग्रह है, इसका वर्णन एक अमेरिका का पत्रकार था जिसे आप वेब मिलर कहते हैं, तो वेब मिलर ने धरसना सत्याग्रह के बारे में बताया था। धरसना सत्याग्रह से कौन संबंधित है? तो सरोजनी नायडू। यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी ज़रूरी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ ले तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम बात किसकी कर लेते हैं, हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग एक और मुद्दे पे बात करेंगे, और वो है गांधी इरविन पैक्ट, मतलब कि गांधी इरविन समझौता। इरविन कौन है? भारत के वायसराय हैं। गांधी को आप जानते ही हैं। एक्चुअली इसको समझने के लिए आपको गोलमेज सम्मेलन समझना पड़ेगा, मतलब कि 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, और पहले गोलमेज सम्मेलन के ही समय भारत में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही थी। तो जब पहले गोलमेज सम्मेलन के समय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही है, तो क्या कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में जाएगी? तो आप निश्चित तौर पर जानेंगे कि नहीं शामिल होगी। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं जाती, बिना कांग्रेस के पहला गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों की बड़ी आलोचना इस बात पे होती है कि आप जिस देश का संविधान बना रहे हैं, मतलब भारत का, वहाँ के मुखिया को ही आप शामिल नहीं कर रहे हैं, मतलब वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को ही न्योता नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत बात है। तो अंग्रेज दबाव में आकर के कांग्रेस को शामिल करने का प्रयत्न करते हैं। तो भारत के जो वायसराय रहते हैं, लॉर्ड इरविन से कहा जाता है कि आप कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल करवाइए। तो लॉर्ड इरविन ब्रिटेन की सरकार को गांधी की वही 11 मांगे दिखाते हैं कि साहब उन्होंने 11 मांगे मानी थी, अगर इसे आप स्वीकार कर लीजिए तो हो सकता है गांधी समझौता कर लें, और गांधी समझौता कर लेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस शामिल हो जाएगी किसमें? गोलमेज सम्मेलन में। तो इसी के लिए गांधी की हालांकि 11 मांगे नहीं मानी जाती है, मात्र 9 मांगे ही मानी जाती हैं 11 में से। जो 2 छूट जाती हैं उनमें से ही आज़ाद भगत सिंह, इन लोग की भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। आज़ाद तो अपने आप आत्महत्या करते हैं। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का जो प्रावधान था, उसमें गांधी की ये जो मांग थी, इसको ये अंग्रेज नहीं मानते हैं। तो कुल 11 में से 9 मांगे अंग्रेजों ने स्वीकार कर ली, और अंग्रेजी सरकार की तरफ से इरविन और कांग्रेस की तरफ से गांधी के बीच में जो समझौता होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इरविन पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के तहत गांधी कहते हैं कि ठीक है, हम अपना आंदोलन स्थगित करेंगे और हम आपके गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। तो गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं और चले जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, मतलब कि 1931 में लंदन शामिल होने गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन जब गांधी गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो गांधी सहमत नहीं होते हैं वहाँ पर विचारों से, चाहे वो अंबेडकर जी के विचार रहे हों ना सेपरेट इलेक्टोरेट के, चाहे सरोजनी नायडू जी के विचार रहे हों महिलाओं के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के, मतलब कि अंबेडकर जी वहाँ पर SC ST के लिए पृथक निर्वाचन चाहते थे,
मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन चाहती ही थी। महिलाओं के लिए सरोजिनी नायडू भी पृथक निर्वाचन की मांग कर रही थी। और गांधी ऐसे बढ़ते हुए भारत को नहीं चाहते थे, इसलिए गांधी वहाँ से वापस चले आते हैं। और गांधी रास्ते में जैसे ही जहाज पर बैठते हैं तो गांधी बैठते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू करने की बात कर देते हैं। गांधी जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू करने की बात करेंगे तो तब तक 1931 के बाद इरविन के बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड विलिंगडन। और लॉर्ड विलिंगडन भारत के वायसराय बन गए थे। इसीलिए गांधी को 1931 के बाद 1932 में जब वो भारत पहुंचते हैं तो उन्हें तुरंत बंबई से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाता है? पुणे। जिस समय गांधी पुणे जेल में हैं उसी समय 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो जाता है ना, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाता है। और तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या मैं कहूँ कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो भारत के वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने अंबेडकर जी की बात मान ली और उन्होंने SC ST के लिए पृथक निर्वाचन दे दिया। अब जरा सा समझने की कोशिश करिए, अगर पृथक निर्वाचन SC ST के लिए मिलेगा तो कुछ सीटें जिन पर केवल SC ST ही खड़े होंगे और वोट देने वाले भी केवल SC या ST ही होंगे। तो अगर ऐसा हो जाता तो कहीं ना कहीं भारत का समाज और टुकड़ों में बढ़ जाता। एक तो हिंदू मुस्लिम हुआ ही था, उसमें हिंदुओं में भी चीज़ें बढ़ने लगती। फिर महिला के लिए पृथक निर्वाचन की मांग भी बढ़ सकती थी। तो इस बात से गांधी नाराज हो गए। इसी बात को बोला जाता है कम्युनल अवार्ड 1932, सांप्रदायिक उपहार। किसने दिया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया था। इसीलिए इसको मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड दिया था 1932 में, इसके विरोध में गांधी अनशन पर बैठ जाते हैं। और गांधी अनशन पर बैठते हैं केवल इसलिए कि इस कम्युनल अवार्ड को समाप्त किया जाए। अंततः अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है दिल्ली में, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं, या इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो पूना समझौता होता है किसके बीच में? अंबेडकर और गांधी। गांधी तो जेल में है, इसलिए गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जो रहेंगे वो सिग्नेचर करेंगे और अंबेडकर सिग्नेचर करेंगे और पूना समझौता होगा। गांधी कहेंगे कि आप आरक्षण ले लीजिए, आप केंद्र में सीटें बढ़ा लीजिए, राज्यों में आरक्षण ले लीजिए, ना कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप सांप्रदायिक आधार पर सीटें मत बांटिए। तो पूना समझौता अंबेडकर और गांधी के बीच में होता है और सांप्रदायिक आधार पे सीटों के निर्वाचन को ख़त्म कर दिया जाता है, आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। तो इस तरीके से आपको कई बातें पता लगी। एक तो पूना समझौता क्या होता है पता लग गया। एक गोलमेज सम्मेलन किसमें गांधी शामिल हुए थे? तो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी वो है 1932 का गोलमेज सम्मेलन, 1931 का सॉरी, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। किस समझौते के बाद गांधी गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो गांधी इरविन पैक्ट था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो इस तरह से काफ़ी बातें जो परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं वो आपने समझी हैं। अब एक बात और आप समझ लीजिए, कभी कभी एक प्रश्न आपसे बन जाता है त्रिपुरी विवाद को लेकर के। त्रिपुरी संकट को लेकर के एक विवाद बन जाता है, मतलब एक प्रश्न कभी कभी बन जाता है। क्या है त्रिपुरी विवाद? इसको मैं समझाता हूँ। एक्चुअली 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है हरिपुरा में। हरिपुरा गुजरात की एक जगह है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में। 1939 में पुनः सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं
गांधी अपने एक मेंबर को खड़ा करते हैं जिनका नाम था, एक तो बोस खड़े होते हैं और एक गांधी के मेंबर हैं जिनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। आप सीतारमैया याद रखिए। तो पट्टाभी सीतारमैया गांधी के कैंडिडेट हैं और बोस खुद खड़े हो जाते हैं इलेक्शन के लिए। बोस को कहा जाता है बैठ जाइए, लेकिन बोस कहते हैं नहीं, हम नहीं बैठेंगे भाई। और आश्चर्यजनक बात यह है कि गांधी का कैंडिडेट हार जाता है और सुभाष चंद्र बोस 1939 में पुनः जीत जाते हैं। जैसे ही गांधी के कैंडिडेट हार जाते हैं तो गांधी कहते हैं यह मेरी व्यक्तिगत हार है। तो गांधी कहते हैं मेरे कैंडिडेट की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अब गांधी जैसे व्यक्ति तो इस बात को बोलें तो कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस पर तो काफ़ी दबाव पड़ेगा ही। तो सुभाष चंद्र बोस पर काफ़ी दबाव पड़ने के कारण सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं कांग्रेस से और 1939 में ही एक अपने संगठन की शुरुआत कर देते हैं। उस संगठन का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई है। किसने करी है? सुभाष चंद्र बोस ने करी है। आपके मन में प्रश्न होगा सर ये तो बन नहीं पाए सीतारमैया, बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो 1939 में त्रिपुरी सेशन में, त्रिपुरी जगह का नाम है, तो त्रिपुरी सेशन में अध्यक्ष कौन बना? तो आप ध्यान रखिएगा ये जो त्रिपुरी सेशन था यहाँ पर फिर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इस तरीके से त्रिपुरी सेशन से भी जुड़ी बातें आप मुझे लगता है देख लेंगे और अगर आता है तो आप कर भी लेंगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बताना है। कभी कभी पूछा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से एक प्रश्न बन जाते हैं। देखिए मैं टॉपिक वाइज आपको व्यक्तिगत सॉल्व करवा दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए। फिर कभी हम लोग यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे डिटेल में इन विषयों पर चर्चा करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ मुझे छोड़नी पड़ रही हैं केवल इसलिए ताकि पॉइंट्स जो परीक्षा के उपयोगी हैं वो मैं बता सकूं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू हुआ था? तो पहला प्रश्न याद रखिएगा 1940 में। अगर आपको 1940 याद आया तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था अगस्त प्रस्ताव के बारे में। लॉर्ड लिनलिथगो याद आ रहे होंगे, अगस्त प्रस्ताव याद आ रहा होगा। तो जब अगस्त प्रस्ताव आया था तो उसको दोनों लोगों ने, मतलब कि कांग्रेस ने भी मना कर दिया था और मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया था। मैंने कहा था मुस्लिम लीग ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनके पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई थी 1940 में ही ना, पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं हुई थी। कांग्रेस ने भी अगस्त प्रस्ताव को ये कहते हुए मना कर दिया कि ये प्रॉमिस नहीं चलेगा, संविधान बनाओ तब तो बात बने। तो अगस्त प्रस्ताव जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लोगों ने मना कर दिया, तो कांग्रेस ने मना भी किया और गांधी ने इसी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके दो प्रश्न बनते हैं कि किसके विरोध में। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी ने चलाया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे, गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया और दूसरे जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा। अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह से कभी प्रश्न पूछेगा तो कब हुआ था? 1940। किसके विरोध में? अगस्त प्रस्ताव के। पहले सत्याग्रही कौन थे? वो विनोबा भावे थे। ठीक है, अब इसके पश्चात आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है जो शायद आज का आखिरी मुद्दा भी होगा। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं लेकिन अब जितना संभव हो पा रहा है मैं उतनी चीज़ें आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक आंदोलन है जिसे आप बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू होता है। तो पहला फैक्ट आप याद रखिएगा, कब हुआ था? 1942 में। 1942 में अगर आपको याद आ रहा हो तो संविधान में क्रिप्स मिशन भी आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, हालांकि मैं उसको चर्चा नहीं करूंगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका जो
प्रस्ताव पारित हुआ था वो वर्धा में मीटिंग हुई थी। हालांकि ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर आपको लगे, वर्धा में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। तो जैसे ही यह प्रस्ताव पारित होता है, इसकी खबर किसको लग जाएगी? अंग्रेजों को। और अंग्रेज जिस दिन प्रस्ताव पारित होना, मतलब कि जिस दिन से आंदोलन चलना होगा, गांधी जैसे जितने भी मेन लीडर हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो गांधी ने, आप ध्यान रखिए, 7 अगस्त को प्रस्ताव रखा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त से यह प्रस्ताव चालू, मतलब कि चालू होना था, लेकिन 9 ही अगस्त को गांधी जैसे सारे लीडर क्या हो जाएंगे? गिरफ्तार हो जाएंगे। और जब सारे लीडर गिरफ्तार हो जाएंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन एक तरीके से देखा जाए तो बिना लीडर के चलेगा। इसीलिए अगर प्रश्न पूछा जाए कौन सा नेतृत्व बिना आंदोलन हुआ था, तो बिना नेतृत्व के भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ज़्यादातर बच्चों ने इसमें भाग लिया था, मतलब छात्रों ने। गांधी ने इसी में करो या मरो का नारा दे दिया था। ठीक है, गांधी ने इसे करो या मरो का नारा दे दिया था, आप ध्यान रखिएगा। जब सारे के सारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसमें कुछ महिलाएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रही होंगी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ एक बहुत ही ज़रूरी महिलाएं हैं जिन्हें आप, जैसे उषा मेहता के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो क्या कहते हैं संबंधित थे किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से, तो आप निश्चित तौर पर यह बता पाएंगे कि उषा मेहता जो थी वो उससे संबंधित थी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोग को? ठीक है, तो अगर पूछे कि कौन सी महिला थी तो यह ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि सीक्रेट रेडियो निम्नलिखित में से कौन चला रहा था। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता जो थी वो खुफिया रेडियो चलाती थी, मतलब सीक्रेट रेडियो चलाती थी। तो सीक्रेट रेडियो चला करके खबरें इधर से उधर बताना, लीड करना ना, तो सीक्रेट रेडियो का संचालन कौन करता था? वो उषा मेहता जी करती थी। ठीक है, आपको, मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। आपसे कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लेता है गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजे? तो गांधी के फेवरेट जगह पे, मतलब आगा खान पैलेस पे, मतलब कि पुणे जेल में भेज दिए। आपसे पूछा जाता है कि सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को कहाँ भेजा गया? तो उनको भी गांधी के साथ रखा गया था। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी और गांधी तीनों के तीनों लोग आगा खान पैलेस या पुणे की यरवदा जेल में गए थे। जबकि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनको बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। और अबुल कलाम आज़ाद जो हैं उन्हें बांकुड़ा जेल में रखा गया था। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, बांकुड़ा जेल में रखा गया था। तो याद रख लीजिएगा, कभी कभी पेपर क्या करता है, बदमाशी करता है और पूछ लेता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। भारत छोड़ो आंदोलन तक काफ़ी बातें हम लोगों ने की। हम नहीं कहते कि पूरा का पूरा इतिहास आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन कोशिश की गई है कि जो परीक्षा के उपयोगी प्रश्न हैं वो आप कर सकें। ठीक है, आप अगर और भी कुछ पढ़ना चाहते होंगे तो आप मेरी बात मान करके थोड़ा बहुत कुछ एक चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अलीपुर षड्यंत्र पढ़ लीजिएगा 1908 में। ऐसे ही दिल्ली षड्यंत्र हुआ था जिसे हार्डिंग केस आप कहते हैं 1912 में ना। ऐसे ही आप एक लाहौर षड्यंत्र पढ़ लीजिएगा, लाहौर षड्यंत्र ना, जिसमें बम फेंका गया था, बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने फेंका था। एक आप और पढ़ लीजिएगा जिसे आप कहते हैं अभिनव भारत समिति, अभिनव भारत समिति। आप पढ़ लीजिएगा, वीडी सावरकर ने बनाई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मित्र मेला समिति 1899 में वीडी सावरकर ने बनाई थी।
जो आगे जाकर के अभिनव भारत में मिल जाती है। ऐसे ही अनुशीलन समिति एक आती है, अनुशीलन समिति आप पढ़ लीजिएगा। ये सब कुछ कमेटियां हैं। ऐसे ही चापेकर ब्रदर्स ने रैंड की हत्या कर दी थी। तो चापेकर ब्रदर्स मतलब कि ध्यान रखिएगा 3 भाई हैं, विनायक, गणेश और एक और व्यक्ति हैं। 3 चापेकर हैं, विनायक सावरकर, दामोदर चापेकर और एक चापेकर, 3 भाई थे। तो चापेकर ब्रदर्स ने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी। तो इसको पढ़ लीजिएगा। काकोरी घटना याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया है। HRA याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया है। HSRA याद रखिएगा, मैंने आपसे बात की हुई है। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें अगर आपको ध्यान रखना है तो आप प्लासी का युद्ध रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। बक्सर का युद्ध रिवाइज कर लीजिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1961 वाला, थर्ड बैटल, उसको ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है। सन्यासी विद्रोह एक बार देख लीजिएगा। सन्यासी विद्रोह, मोपला विद्रोह देख लीजिएगा, 1921 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है आनंद मठ में दिया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आनंद मठ में इसका उल्लेख है। मोपला विद्रोह आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जितना मैंने डिस्कस किया है वो ज़रूर पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो पेट के एग्ज़ाम जा रहे हैं और इन सब वीडियो को देख करके जा रहे हैं। ठीक है। और इन सब वीडियो को देखोगे तभी मेरी शुभकामनाएं मिलेंगी आपको, नहीं तो आप नहीं देखेंगे तो कैसे मिल पाएगी। तो जितना भी बच्चे सीरियस तरीके से पूरा वीडियो देख के जा रहे हैं उन सभी को आपके इस सब्जेक्ट के लिए मैं थोड़ी मदद कर पाऊँ, यही एक प्रयास था। आगे और भी परीक्षाएं आएंगी और जिसमें मैं आपकी मदद के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय के साथ उपलब्ध रहूँगा। समय कम होने के कारण ये चीज़ें ऐसे ही चल पाई। अगली बार और बेहतर तरीके से आपकी मदद की जाएगी। मैं कल प्रयास करूँगा, अगर गलत साथ देता है तो मैं कल आपके लिए एक संविधान का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनसे जुड़ा हुआ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हाँ, आपके लिए ज़रूरी वीडियो हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है। थैंक यू।